नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बीजेपी आज बिहार में चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह बिहार में पहली वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। ये रैली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अमित शाह के साथ साथ कार्यकर्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की आज बिहार में वर्चुअल रैली है। अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली के जरिए बीजेपी बिहार चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से अमित शाह एक साथ 243 विधानसभा सीटों के 72,000 बूथों पर पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ जुड़ेंगे। रैली में 12 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से अमित शाह एक साथ सभी 243 विधानसभा सीटों के 72,000 बूथों पर पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और नेताओं से जुड़ेंगे। यही नहीं, जिले के 9,547 शक्ति केंद्र 1,099 मंडलों में बीजेपी कार्यकर्ता अमित शाह का संबोधन सुनेंगे। बीजेपी ने वर्चुअल रैली को आम लोगों से जोड़ने के लिए 200 जगहों पर LCD स्क्रीन लगाए हैं। और ब्लॉक और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता विभिन्न चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक लाइव का विषय हो, चाहे यूट्यूब लिंक का विषय हो, और चाहे मीडिया के द्वारा प्रसारण का विषय हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, उसके साथ जुड़े रहेंगे। अमित शाह जी इस रैली को दिल्ली से संबोधित करेंगे और पार्टी के सभी बूथों पर 70,000 के 70,000 बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें जुड़ करके भाग। भले ही रैली वर्चुअल है, लेकिन इसमें सब कुछ रियल जैसा है। वर्चुअल रैली के लिए 2 मंच बनाए गए हैं, एक दिल्ली में और दूसरा पटना में। मंच पर प्रोटोकॉल के हिसाब से छोटे से बड़े नेता बैठेंगे। दिल्ली के मंच पर बिहार के केंद्रीय स्तर के 5 नेता होंगे। अमित शाह वहीं से संबोधित करेंगे, जबकि पटना में सुशील मोदी और संजय जायसवाल जैसे नेता बैठेंगे। रैली के प्रसारण के लिए 2 बड़े LED स्क्रीन लगे होंगे। रैली से पहले स्वागत भाषण और स्वागत कार्यक्रम भी होगा। और यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, जिस प्रकार से होता है, गीत होगा, आरोग्य सेतु ऐप चलाया जाएगा, यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद से एक कार्यक्रम और है छोटा सा, फिर वंदे मातरम होगा। उसके बाद से मंच यहाँ 20 मिनट जो हमारे नेता रहेंगे वो मंच का संचालन करेंगे, फिर मंच वहाँ के जिम्मे आ जाएगा और वहाँ से सीधा संवाद होगा। ऑनलाइन रैली के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने काम सबसे पहले शुरू किया है। डिजिटल माध्यम से हो रहे इस तरह के पहले कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देखिए, बिहार जनसंवाद रैली का लाइव प्रसारण जो है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी होगा, जिसके जरिए आप अमित शाह की वर्चुअल रैली को लाइव सुन सकते हैं और देख सकते हैं। यूट्यूब पर अमित शाह ऑफिशियल, फेसबुक पर amitshah.official, ट्विटर पर अमित शाह और www.amitshah.co.in पर अमित शाह का संबोधन का सीधा लाइव प्रसारण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। सवाल है कि बिहार में बीजेपी ने चुनावी आगाज के लिए अमित शाह को ही क्यों चुना। इसे जानने के लिए अमित शाह के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो रणनीतिकार जिसने बहुत कम वक्त में बड़ों बड़ों को धूल चटा दी। अमित शाह वो नाम जिसने कभी हारना नहीं सीखा। अमित शाह यानी सफलता की गारंटी, और इसी गारंटी को आगे कर बिहार में बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। 1964 में कारोबारी परिवार में जन्मे अमित शाह बचपन से ही RSS की शाखा में जाने लगे। शुरुआती दौर में शेयर मार्केट में हाथ आजमाने वाले अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से 1980 में हुई। दोनों ने तकरीबन एक साथ बीजेपी ज्वाइन किया। 1995 में
नरेंद्र मोदी के कहने पर ही गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंस कंपनी का चेयरमैन बनाया। इस पद पर रहते हुए अमित शाह ने बीजेपी को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की। अमित शाह को पहला राजनीतिक मौका 1991 में मिला, जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय सीट में उनके प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरी बार 1996 में अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। 16वीं लोकसभा चुनाव से 10 महीने पहले 12 जून 2013 को अमित शाह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में बीजेपी की मात्र 10 लोकसभा सीटें थी। अमित शाह के कुशल नेतृत्व और बेहतर संगठन क्षमता का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो यूपी में बीजेपी ने 71 सीटें हासिल की। ये यूपी में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद पार्टी और संगठन में अमित शाह का कद और बड़ा हो गया। वहीं 17वीं लोकसभा में यूपी में सपा, बसपा, रालोद के महागठबंधन के बाद भी बीजेपी ने 64 सीटें जीती। इसके अलावा अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने बंगाल में 18 सीटों के साथ सबसे बड़ी जीत हासिल की। वहीं बिहार में 40 में से 39 सीट पर एनडीए की जीत का सेहरा भी अमित शाह के सर सजा। अमित शाह के कुशल संगठन नेतृत्व को देखते हुए उन्हें साल 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा में अटल आडवाणी के बाद मोदी शाह की जोड़ी ने धमक कायम की। साल 2014 और 2019 के चुनाव में इस जोड़ी ने भारतीय राजनीति में धमाल कर दिया। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने बीजेपी के चाणक्य के रूप में भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अमित शाह की खासियत है कि वो रणनीति बनाने और उसे लागू करने में माहिर हैं। पीएम मोदी के शासनकाल में अमित शाह की हैसियत दूसरे नेताओं के मुकाबले ज्यादा रही। लोकसभा चुनाव 2019 में अमित शाह को गांधीनगर सीट से रिकॉर्ड 5.5 लाख वोट से जीत मिली। अमित शाह को भारतीय राजनीति की 21वीं सदी का चाणक्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संगठन पर पकड़, रणनीति बनाने में माहिर, सटीक सियासी दांवपेच और नए साथियों को साथ लाने की कला शाह को इस दौर की भारतीय राजनीति का सफल नायक बनाता है। बीजेपी को 300 पार पहुंचाने वाले अमित शाह को मोदी सरकार में गृह मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है। गृह मंत्री के पावर की बात करें तो सरकार में ये प्रधानमंत्री के बाद के क्रम में सबसे ऊपर आता है। साल 1989 से अब तक अमित शाह स्थानीय निकाय को मिलाकर 29 चुनाव लड़ चुके हैं। अमित शाह की खास बात यह है कि वो अब तक कोई चुनाव हारे नहीं। वहीं गुजरात में 1997, 1998, 2002 और 2007 में वो विधायक बने। एक समय तो उनके पास 12 मंत्रालय का जिम्मा भी था। 2014 के बाद उनके नेतृत्व में बीजेपी को महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, असम विधानसभा चुनाव में जीत मिली। उन्होंने पार्टी को यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में भारी जीत दिलाई और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों तक बीजेपी की पहुंच बनाई। अमित शाह का कुशल नेतृत्व ही था कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने लकी चार्म अमित शाह से ही शुरुआत कराई है। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी अमित शाह जब भी बिहार पहुंचे हैं, उनकी सभाओं में लाखों लाख की भीड़ हुई। इस बार भी बीजेपी वर्चुअल रैली जरूर कर रही है, लेकिन इस रैली के माध्यम से 12 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। जिस तरह से बीजेपी ने वर्चुअल रैली की लिंक बांटी है, उसके मुताबिक बीजेपी नेताओं का दावा है कि 12 लाख से ज्यादा लोग इस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। बीजेपी भी मानती है कि पार्टी के लिए लकी चार्म रहे अमित शाह इस बार बिहार के लिए भी लकी चार्म होंगे और बीजेपी बिहार में जीत का परचम लहराएगी। ब्रिजम पांडे, न्यूज 18, पटना। और देखिए, कोरोना काल में बीजेपी की इस वर्चुअल रैली के मकसद को भी समझ लेते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, जिसकी तैयारी में पार्टी जोश खरोश के साथ जुट जाना चाहती है। पार्टी चाहती है कि कोरोना काल में थम चुकी राजनीतिक गतिविधियों के बाद शिथिल हो चुके कार्यकर्ता फिर से जोश में आ जाए और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाए। साथ ही पार्टी का मकसद है कि लोगों तक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए।
कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसके फायदे भी जनता तक पहुंचे। और देखिए, इस खबर को समझते हैं कि बीजेपी चुनावी तैयारी में आखिर क्यों कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। चुनावी साल है और चुनावी साल में रैली के माध्यम से बीजेपी खुद बढ़त बनाना चाहती है। रैली के जरिए बीजेपी वोटर और कार्यकर्ता दोनों को एक्टिव करना चाह रही है और इस रैली के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कार्यकर्ता और वोटर एक्टिव हो जाएंगे। अधिक लोग जुड़ेंगे तो तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा और रैली में ताकत दिखाकर विपक्ष को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आज का दिन यानी रविवार बिहार के लिए सियासत का रविवार होने जा रहा है। सिर्फ बीजेपी नहीं, बिहार की सभी प्रमुख पार्टियों ने कोई ना कोई कार्यक्रम करके चुनावी आगाज की घोषणा कर दी है। कि ऐसे हर पार्टी को अपना कार्यक्रम। अमूमन रविवार का दिन अवकाश का होता है, लेकिन बिहार की सियासत में 7 जून यानी आज का दिन सियासत का सुपर संडे बनने जा रहा है। एनडीए के 2 बड़े घटक बीजेपी और जेडीयू चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। बीजेपी अमित शाह की वर्चुअल रैली से चुनावी श्री गणेश करने जा रही है, तो जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ सचिव, बूथ कमेटी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आज यानी 7 जून को सीएम नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। तो अब तो एहसास सब लोग को होता है कि हमारी पंचायत की इकाई, हमारे बूथ की इकाई भी के कार्यकर्ता भी इतने दक्ष हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल कर करके अपने नेता से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की रैली के विरोध में आरजेडी जहां थाली पीटकर गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रही है, तो कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस महामारी में लोग परेशान हैं, लोग जो है बेरोजगार हैं, भूखे हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं, उन गरीबों की चिंता ना करके अपनी जो भूख है, सत्ता का भूख को मिटाना चाहती है, लोगों के भूख को नहीं मिटा रही है। तेजस्वी के थाली पीटने के सवाल पर उनके सहयोगी ही सवाल उठाने लगे हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। हम समझते हैं कि ये उनकी बात है, वो अपना पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के हित में ये बात नहीं है। अब आज का ये सुपर संडे सियासत का कौन कौन सा रंग दिखाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नेताओं के बयान बताने के लिए काफी हैं कि हलचल दिन भर बनी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर आरजेडी नेताओं ने थाली पीटकर बीजेपी की बिहार जनसंवाद रैली के विरोध का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले ही पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए एक पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में लालू प्रसाद के साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव दिख रहे हैं। पोस्टर में तीनों थाली पीट रहे हैं और पोस्टर का हेडर लिखा गया है, कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली। जाहिर सी बात है, आरजेडी जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साध रही थी, ये उसकी प्रतिक्रिया है। आने वाले दिनों में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स तेज होने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, यही वो पोस्टर है जिसके जरिए आरजेडी पर तंज कसा गया। हालांकि पोस्टर किसने लगाया इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आरजेडी आज देखिए थाली पीटकर विरोध जता रही है और उसी विरोध को इस पोस्टर के जरिए तंज कसा गया। लालू प्रसाद पर, राजवल्लभ यादव पर, शहाबुद्दीन पर देखिए पोस्टर लगाकर पटना की सड़कों पे पोस्टर लगा है। पोस्टर में लालू प्रसाद के साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव दिख रहे हैं। पोस्टर में तीनों थाली पीटते नजर आ रहे हैं। जो कैप्शन लिखा गया है इस पोस्टर का, वो है कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली। और कहा यह जा रहा है कि हाल के दिनों में आरजेडी जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर रही है, उसी की ये प्रतिक्रिया है। लेकिन एक बार ये पोस्टर वार बिहार में शुरू होता है तो लगातार
ये सिलसिला चलता ही रहता है और ऐसी ही उम्मीद इस बार भी की जा रही है। और चलिए सीधे आप सबको लिए चलते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आज सियासत का सुपर संडे है। संजय, बीजेपी की वर्चुअल रैली सबसे बड़ी रैली होगी, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां? बिल्कुल अनूप, अगर बीजेपी की वर्चुअल रैली, जिसे आप डिजिटल रैली भी कह सकते हैं, उसे पार्टी की तरफ से बिहार जनसंवाद कार्यक्रम या रैली का नाम दिया गया है और बिल्कुल फाइनल टच दिया जा चुका है। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं। ठीक है, हमारे पीछे देखिए जो कटआउट है, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, जो सीनियर लीडर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट देख रहे होंगे, ये तस्वीर है। इसके अलावा सुशील मोदी की तस्वीर आप देख रहे होंगे। ठीक उनके बगल में संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तस्वीर है। ठीक इसके बगल में जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी, जिनकी आज रैली होनी है, उनका ये कटआउट है। बगल में जेपी नड्डा साहब का कटआउट है और फाइनल टच दिया जा चुका है। यही अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, जहां पर एक मंच बनाया गया है और शाम 4 बजे जब रैली की शुरुआत होगी तो इसी सभागार के मंच पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है बिहार के, जैसे सुशील मोदी हैं और जो दूसरे लीडर हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे शाम में। और नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, तमाम जो लीडर हैं। फिलहाल ये बंद किया गया है, हालांकि तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सभी बूथों पर, तकरीबन जितने बूथ हैं उन सभी बूथों पर इस डिजिटल रैली के माध्यम से लोग गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन पाएंगे। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं या जो दूसरे चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, उन्होंने कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में रहें और यहीं से जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके साथ इस जो बिहार जनसंवाद कार्यक्रम है उसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को सुने। कहने को ये डिजिटल और वर्चुअल रैली है बिल्कुल, लेकिन जो रियल रैली होती है बिल्कुल उसी तरीके से जो वक्ता होंगे वो आएंगे, जो मंच पर बैठे लोग होंगे उनका स्वागत किया जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इसका प्रसारण किया जाएगा। और ये देश में पहली बार इस तरह की वर्चुअल और डिजिटल रैली हो रही है और कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जिस तरीके से अब तैयारी शुरू की है उसका ये आगाज है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में डिजिटल रैली हो रही है। और वैसे पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल है उसका जो 1 साल पूरा हुआ है उसको लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, बिहार के वर्कर्स को। तो बिल्कुल उत्साह का आलम है पार्टी वर्कर्स के बीच और शाम 4 बजे भले ही रैली होना हो, लेकिन इसको लेकर पार्टी वर्कर्स। संजय, ये पहली वर्चुअल रैली है और काफी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार में। हम आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी के लिए कितना अहम ये वर्चुअल रैली माना जा रहा है, सियासी मायने क्या निकाले जाए? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, तमाम राजनीतिक दल आज कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि आज राजनीति का सुपर संडे है। आज नीतीश कुमार भी 11 बजे से जो ग्रास रूट लेवल के उनके वर्कर्स हैं उनके साथ डिजिटल मीटिंग करने वाले हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल आज प्रतिकार करेगा, बीजेपी का जो वर्चुअल रैली है उसको लेकर थाली और कटोरा पीटने का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिहाज से राजनीतिक घटनाक्रम को अगर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो आज सुपर संडे इस बात से इंकार नहीं कह सकता। और आज जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर आज बिहार में व्यस्तता रहेगी और कई कार्यक्रम होने हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ से बिहार विधानसभा चुनाव का जो आगाज है, पार्टियों की तरफ से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं और जो उनकी जो चुनावी तैयारी है उसका आज से ये आगाज होने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम आएंगे आपके पास और हर तैयारी का जायजा भी लेंगे आपसे। इधर कोरोना मरीज की बात करते हैं, कोरोना संक्रमण की बात करते हैं। कोरोना मरीज की मौत और अंतिम संस्कार के बाद आए पॉजिटिव रिपोर्ट से अररिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद से गांव में खौफ का माहौल है, तो वहीं संदिग्ध की मौत और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में पति की मौत पर फूट फूट कर रो रही इस महिला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि यदि इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया होता तो शायद आज उसका पति जिंदा होता।
फारबिसगंज के मधुबनी गांव निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत की सूचना मिलते ही गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल दाह संस्कार में गांव के कई लोग भी शामिल हुए थे। इसे लेकर अब ग्रामीण प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा दहशत फैला हुआ है इस टोला ने इर्द गिर्द अगल बगल वाले सब टोला में 2-3 किलोमीटर इतना दहशत फैला हुआ है कि पूरा जो के कहीं कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, माल मवेशी सब भूखा मर रहा है। वहीं सिविल सर्जन ने मृतक के परिजन पर ही सवाल खड़े कर दिए। सिविल सर्जन ने बताया कि जब मरीज को भागलपुर रेफर कर दिया गया तो निजी वाहन से परिजन भागलपुर क्यों नहीं ले गए। सदर अस्पताल से जब रेफर कर दिया गया भागलपुर, तो भागलपुर क्यों नहीं गया, यही इशू है। इसको हम फिर अभी से भी हमको जांच करना है कि भागलपुर एक्चुअली गया क्यों। अपना प्राइवेट निजी गाड़ी करके भाड़ा करके ले जाता भागलपुर। यही एक अथी है कि शक का दायरा है कि क्यों नहीं एक्टिव हुआ उसका परिवार। अब सवाल उठता है कि आखिर कोरोना संदिग्ध के बेहतर इलाज के लिए प्रशासन का इंतजाम क्या था। मरीज को सिर्फ रेफर कर सवालों से कैसे बच सकता है स्वास्थ्य विभाग। प्रशासन ने बिना रिपोर्ट आए कैसे होने दिया अंतिम संस्कार। अररिया सिविल सर्जन हर संभव इलाज का दावा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब मरीज को भागलपुर रेफर कर दिया गया तो वो फारबिसगंज अस्पताल कैसे पहुंचा। वहीं संदिग्ध मरीज की मौत और अंतिम संस्कार मामले में जिला प्रशासन ने MHA की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कराया। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।